नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम भूमि में। मेरा नाम विकास शुक्ला है और अगेन आप सभी लाइव जुड़ चुके हैं मेरे साथ। तो सभी को बता दें कि हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। संघर्ष से सफलता तक जीत आपकी स्पेशल क्लासेस बाय एग्जाम भूमि। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। आज का हमारा टॉपिक है काफी ज्यादा एग्जाम के लिए संभावित ये टॉपिक है हमारा। और इसमें मैं आपको जो बताऊंगा मध्य प्रदेश के महापुरुषों के बारे में बताने आया हूं। तो चलिए मैं मध्य प्रदेश के महापुरुष बताता हूं आपको। मध्य प्रदेश के महापुरुष, मध्य प्रदेश के महापुरुष जो आपके एग्जाम में संभावित ही है, ये समझ लीजिए आते ही है। एक क्वेश्चन यहां से आना ही है, तय है सभी एग्जाम्स में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के महापुरुषों को हम अब देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा अपने राजधानी भोपाल से उठाऊंगा मैं महापुरुषों को। सबसे पहले जो सबसे पहले एग्जाम में तैयार रहते हैं आने को, भोपाल। भोपाल से संबंधित जो भी हमारे यहाँ पर महापुरुष हैं उनमें सबसे पहले हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा लिखिए आप। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा फेवरेट हैं व्यापम से लेके पीएचडी तक। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ये वही आंदोलनकारी हैं जिनको हमीदुल्ला खान ने जेल में डाल दिया था, जो कि भारत संघ में भोपाल रियासत को मिलाने के लिए आंदोलन करते रहे। आठवें भोपाल में जन्म हुआ, ये तो आपको पता ही है। आठवें उपराष्ट्रपति, नौवें राष्ट्रपति, ये याद रखना है आपको क्रम, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और 1952 से 56 तक, 1952 से 1956 तक भोपाल रियासत थी। उस समय भोपाल अलग था, भारत संघ में नहीं था। भोपाल के अलग से ये सीएम बनाए गए। गठन के बाद फिर नया सीएम पहला बनाया गया था मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा जी के बाद अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर रघुराम राजन का नाम सुना होगा आपने। तो अगले महापुरुष भोपाल के महापुरुष ही हैं, बहुत ही अच्छा काम करा था इनने इकोनॉमी के माध्यम से। तो वो है डॉक्टर रघुराम राजन। ये कौन है? डॉक्टर रघुराम राजन या रघुराम गोविंद राजन कहते हैं इनको। 23वें आरबीआई गवर्नर आ सकते हैं। ठीक है, 23वें आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं ये। भोपाल के अंतर्गत इनका जन्म हुआ था, भोपाल में। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद भोपाल के बाद हम देखते हैं ग्वालियर। ग्वालियर में बात करें तो ये ग्वालियर है। सबसे बड़ा नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी, ग्वालियर से संबंधित 10वें प्रधानमंत्री भारत के। भारत रत्न 2015। महाकवि, ये क्या थे? कवि भी, कविराज, पत्रकार भी थे ये। तो इनकी जो कविताएं हैं, मेरी 51 कविताएं, मेरी 51 कविताएं, कविराज की कुंडलियां, संसद में एक दशक, संसद में एक दशक, कविराज की कुंडलियां, कविराज की कुंडलियां,
अनिल कुमार, रात को नींद में थे क्या तुम 9 बजे जब क्लास सौरभ सर की लगी थी? दोबारा कमेंट ये नहीं आना चाहिए जब हमने बोला है सिलेबस हम पूरा कराएंगे। तुम्हें उससे क्या मतलब है कि एमपी की 4 क्लास लगती हैं या 5 क्लास लगती हैं? दोबारा ये कमेंट नहीं देखना चाहिए जब हमने बोला 10 यूनिट हम 1 महीने पहले खत्म करके देंगे तो 10 यूनिट खत्म करके देंगे। अब मेरी मर्जी है कि मैं कहां से इसको ऑर्डर सेलेक्ट करूं और कौन सी यूनिट को पहले खत्म करूं। तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगी और ये दोबारा नहीं दिखना चाहिए। बहुत बार इग्नोर कर दिया इस कमेंट को मैंने तुम्हारे। तुम सिर्फ बातें और पंचायत करने आते हो क्या? तुम्हारे मैसेज पढ़े, कोई कमेंट का रिप्लाई दे, नहीं रिप्लाई दे तो तुम मुंह फुला के बैठ जाओ। क्या है ये? सुबह सुबह ये सब मत किया करो। मैंने पूरे दिन कल तुम्हारा ये मैसेज इग्नोर किया है। तुम्हें सिलेबस से मतलब है कि तुम्हें उससे मतलब है कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है? फालतू का पढ़ना नहीं है, बस ये पंचायत करना है। जो मैं लिख रहा हूं वो ये आ जाएगा ना तो पसीने छूट जाएंगे एग्जाम में। तुम्हारा अलग चल रहा है। तुमने बाकी वो जो शुभम सर ने यूनिट 10 खत्म कर दी वो पढ़ ली पूरी? लेक्चर्स ऑलरेडी शुभम सर ने 2-2 यूनिट खत्म कर चुके हैं, दूसरी यूनिट खत्म करने वाले हैं। तुमने वो पढ़ ली? उसमें शुभम सर के लेक्चर नहीं मिले तुम्हें? इस दिन सुशासन दिवस मनाया जाता है। 1-2 बार है कि हाँ इग्नोर करो, हटाओ, क्यों फालतू बस एक ही चीज की रट ले रहे हैं ना। क्लास डेली चल रही है ना क्लास, क्या परेशानी है तुम्हें? मेरी मर्जी में दिन में 5 लेक्चर एमपी के लूं या 6 लेक्चर लूं, सिलेबस टाइम पे खत्म करना है ना। चलिए, इनका निधन 16 अगस्त 15 स्वतंत्रता दिवस के एक दिन बाद हुआ था। 16 अगस्त को इनका निधन हुआ था दिल्ली के अंतर्गत, ठीक है। और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे 10वें क्रम के, तो इनको आपको याद रखना है। इसके बाद नरेंद्र करमारकर एक गणितज्ञ थे ग्वालियर के, नरेंद्र करमारकर। नरेंद्र करमारकर नरेंद्र करमारकर की अगर बात करूं तो एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। व्यापम ने तो इनको पूछा है, पीएससी भी पूछ सकता है। काफी ज्यादा प्रसिद्ध गणितज्ञ थे ये, काफी ज्यादा प्रसिद्ध गणितज्ञ थे ये भारत के। तो वो नरेंद्र करमारकर ग्वालियर। उसके बाद सागर देखेंगे हम। सागर कहां पड़ेगा? ये है सागर। सागर के अंतर्गत डॉक्टर हरि सिंह गौर, डॉक्टर हरि सिंह गौर, जिनके नाम पर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है। इन्होंने खुद की रकम से 20 लाख रुपए देके खुद का पैसा दान देने से स्थापित पहली यूनिवर्सिटी थी भारत की, वो थी हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर। खुद के पैसे 20 लाख दान दिए थे और जमीन दान दी थी। तो सागर के बिल्कुल महापुरुष हैं ये। दमोह, दमोह में देखेंगे हम। दमोह पड़ेगा इसके ही पास। दमोह के अंतर्गत, दमोह यहां लिख देता हूं मैं, थोड़ा ऊपर है दमोह, ध्यान देना। फिर आप बोलो कि सर ने नीचे दमोह बता दिया, ऐसा कुछ नहीं है। अब वो यहां लाइन खिंच गई है।
या एक काम करता हूं मैं वहीं लिख देता हूं, क्योंकि एक से बढ़ के एक महानुभाव है अपने बैच में जिनको इतना भी समझ नहीं है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। दमोह, दमोह में आपने तरुण सागर महाराज देखे होंगे। तरुण सागर महाराज, तरुण सागर महाराज एक जैन मुनि है। हालांकि इनका निधन हो चुका है, लेकिन ये दमोह से संबंधित थे जैन मुनि तरुण सागर महाराज। तरुण सागर महाराज याद रखना है आपको। इसके बाद हम चलेंगे सिवनी। सिवनी में देखना है आपको कौन था महापुरुष सिवनी का। तो आपने वैसे इनका निवास आश्रम नरसिंहपुर में हो गया था, तो इनका निधन भी अभी हाल ही में हुआ था। ये आ सकते हैं स्वामी शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती, आश्रम इनका है झोतेश्वर, आश्रम है इनका झोतेश्वर नरसिंहपुर, झोतेश्वर में है नरसिंहपुर। इनका निधन अभी हाल ही में हुआ है, तो ध्यान रखना, आ सकते एग्जाम में। स्वामी शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती, आश्रम झोतेश्वर नरसिंहपुर। लेकिन जन्म इनका सिवनी में हुआ था, इसलिए मैंने सिवनी में लिखा है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं विदिशा। विदिशा के महापुरुष देखते हैं हम। तो विदिशा में सबसे पहला नाम लिखना है आपको, पीएससी में पूछा हुआ, कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी विदिशा के हैं। बचपन बचाओ आंदोलन के लिए इनको जाना जाता है, बचपन बचाओ आंदोलन। नोबेल प्राइज एकमात्र विजेता, नोबेल शांति का नोबेल मिला था इनको, शांति के क्षेत्र में। - 2014 में इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, शांति का नोबेल। ठीक है। मलाला यूसुफजई जो पाकिस्तान की थी, उनके साथ संयुक्त रूप से इनको दिया गया था। इसके बाद हम दूसरा लिखेंगे यहां पर सुषमा स्वराज। हालांकि इनका जन्म तो यहां नहीं हुआ, विवाह हुआ था सुषमा स्वराज, पूर्व स्वर्गीय सुषमा स्वराज। विवाह हुआ था इनका विदिशा में, ना कि ये रहने वाली थी, विवाह हुआ था विदिशा के अंतर्गत। ठीक है। इंदौर में लिखेंगे हम, इंदौर। थोड़ा और ऊपर है इंदौर, पर अब जगह नहीं है वहां। इंदौर में याद रखना है आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनका पूरा नाम था भीमराव रामाजी अंबेडकर महू, जिसका अब नाम अंबेडकर नगर हो गया है। इनका जन्म हुआ था 1891 में जन्म हुआ, याद रखना है आपको। 14 अप्रैल को यहां अंबेडकर जयंती मनाई जाती है, 14 अप्रैल। भारत रत्न आपको याद रखना है, कब मिला इनका भारत रत्न, भारत रत्न से सम्मानित हैं ये।
1990 में पूरे 99 साल बाद जन्म के इनको भारत रत्न मिला। और इनको संविधान निर्माता प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी कहा जाता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ठीक है, इसके बाद यहाँ सुमित्रा महाजन जो कि ताई के नाम से प्रसिद्ध हैं। सुमित्रा महाजन इंदौर की ही सुमित्रा महाजन है, जिनको हम ताई के नाम से जानते हैं। सुमित्रा महाजन पूर्व लोकसभा अध्यक्ष है। सुमित्रा महाजन, सुमित्रा महाजन उर्फ ताई, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर सुमित्रा महाजन। तो इतनी चीजें आप लिख लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलें, अब लिखते हैं हम रायसेन। रायसेन के महापुरुष देखते हैं। रायसेन, सबसे पहले आचार्य रजनीश ओशो। चंद्रमोहन जैन इनका मूल नाम है, चंद्रमोहन जैन। जन्म हुआ था कुचवाड़ा, रायसेन। सर ये नानी के यहाँ चले गए थे शिक्षा दीक्षा हेतु, तो इनकी शिक्षा हुई है कहां पर? नरसिंहपुर। तो ध्यान रखना, गूगल तुम्हें और किताबें तुम्हें कंफ्यूज करेगा, लेकिन शिक्षा जो हुई है इनकी वो नरसिंहपुर के अंतर्गत हुई थी। आचार्य रजनीश या फिर ओशो। लता मंगेशकर हमने कलाकारों में पढ़ा दिया था, रिपीट नहीं मारूंगा मैं उन चीजों को, आप पिछला लेक्चर उठा के देखें। लता मंगेशकर को मैं पढ़ा चुका हूं कलाकारों में, वो कलाकार थी। ठीक है, ये महापुरुष चल रहे हैं। फिर हम देखेंगे यहां पर बड़वानी। बड़वानी के अंतर्गत आपको जो मिलेंगे वो कौन मिलने वाला है? तो मोस्ट आईएमपी अनिल काकोडकर। ये वैज्ञानिक हैं। ठीक है, ये वैज्ञानिक हैं। परमाणु आयोग के पूर्व अध्यक्ष, परमाणु आयोग है जो भारत का, परमाणु आयोग के अध्यक्ष, परमाणु आयोग के अध्यक्ष हैं अनिल काकोडकर। बड़वानी वाले हैं ये। अगर आपको इनके और भी लिखना है तो मैं इनकी और भी आपको रचनाएं बता देता हूं, क्या पता कभी एग्जाम में आ जाए। 5 जन्म, ऐसा ही लिखा मिलता है, 5 जन्म। वीर अर्जुन, अटल जी की लिख रहा हूं मैं। वीर अर्जुन 5 जन्म, राष्ट्र धर्म। और बाकी तो आपने सुनी होंगी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो अब हमें मिलने वाले हैं कौन? हम चंबल चलते हैं। तो चंबल में, चंबल का शेर किसे कहा जाता था? चंबल का शेर, चंबल का शेर, चंबल का शेर टापू मानसिंह। टापू मानसिंह था यहां।
चंबल का शेर डाकू मानसिंह, चंबल का शेर के नाम से इन्हें जाना जाता था, या चंबल का रॉबिन हुड भी कहा जाता है अगर आपके एग्जाम में आए। चंबल, अब महापुरुष में तुम ऐसे मत बोलना कि सर डाकू को महापुरुष, भैया इन्हें बहुत ही बागी थे एक्चुअल में, लेकिन अब उनका नाम डाकू मानसिंह ही रखा गया था, तो बागी थे। इन्होंने लोगों की हक की लड़ाई लड़ी है, इसलिए इनको यहां पे मैं लिखवा रहा हूं, बाकी और कुछ भी नहीं। चंबल का रॉबिन हुड कहा जाता है। जो रॉबिन हुड मैंने बताया था एक कैरेक्टर है इंग्लिश उसका, तो ये अमीरों से धन लूट के गरीबों में बांट देता है, जैसे टांटिया भील थे। ठीक है, चंबल का शेर डाकू मानसिंह या चंबल का रॉबिन हुड। ठीक है, रीवा का सफेद शेर आप जानते ही हो। रीवा का सफेद शेर कौन है? रीवा का सफेद शेर, रीवा का सफेद शेर श्रीनिवास तिवारी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी। कैलाशनाथ काटजू, याद रखेंगे हम, मध्य प्रदेश के सीएम रहे ये नेहरू कैबिनेट में मिनिस्टर रहने के कारण नेहरू कैबिनेट में रक्षा मंत्री रहे ये, नेहरू कैबिनेट में मंत्री रहे ये। रतलाम के रहने वाले थे, रतलाम, कैलाशनाथ काटजू। ठीक है, कैलाशनाथ काटजू। जमुना देवी का नाम सुना होगा, जमुना देवी प्रथम महिला विपक्ष नेता, प्रथम महिला विपक्ष नेता। धार की थी ये, उपनाम बुआ जी। कांतिलाल भूरिया जी से संबंधित हैं ये, उनकी बुआ हैं, इसलिए यहां पे बुआ जी लिख रहे हैं अपन। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के महापुरुष। अब मैं आपको मध्य प्रदेश के शहर व उनके प्राचीन नाम बताता हूं। मध्य प्रदेश के शहर व उनके प्राचीन नाम। बाकी चंद्रशेखर आजाद को मैं पढ़ा चुका हूं, जिन बैच में नहीं पढ़ाया है उनमें मैं मध्य प्रदेश का जब इतिहास पढ़ाऊंगा तो उसमें पढ़ा दूंगा। बाकी जिन बैच में मैंने मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ाया है वहां मैं चंद्रशेखर आजाद को बता चुका हूं, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, मध्य प्रदेश के शहर व उनके प्राचीन नाम, तो लिखना स्टार्ट करें आप। पीएससी ने तो पूछा ही पूछा है, व्यापम भी पूछता ही रहता है यहां से क्वेश्चन, आप पिछले 2 बार के पेपर उठा के देखो। मैं सबसे पहले वही लिखूंगा जो पूछा गया है, जिसमें से एक नाम है, एक नाम पूछा गया था सांची का, तो पहले एक तरफ लिखूंगा मैं वर्तमान शहर और उसका प्राचीन नाम क्या था। तो सबसे पहले लिखूंगा मैं सांची, बोल पूछा गया था एमपीपीएससी प्री, सांची। सांची का नाम पूछा गया था एमपीपीएससी प्री में, तो इसका नाम था काकड़ाम। ठीक है, काकड़ाम। फिर पूछा गया है मानधाता, अगले साल पूछ लिया था मानधाता, ये ओमकारेश्वर है। ओमकारेश्वर मानधाता। ठीक है, ओमकारेश्वर मानधाता के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा चलिए मानधाता, गोपांचल या गोपगिरी, ग्वालियर का क्या नाम था? ग्वालियर, गोपांचल, गोपांचल या गोपगिरी। दतिया का क्या नाम था? दिलीप नगर,
इसका ग्वालियर का एक नाम और था वत्स। दिलीप नगर। शिवपुरी का नाम क्या था पहले? नलपुर या फिर नरवर? नलपुर या फिर नरवर? कटनी का क्या था? कटनी का पहले नाम था मुड़वारा। जबलपुर, जबलपुर का पहले नाम क्या था? जबलपुर का प्राचीन नाम त्रिपुरी, त्रिपुर सुंदरी या महाकौशल। भोपाल का क्या नाम था? तो भूपाल या भोजपाल? भूपाल या फिर भोजपाल, राजा भोज के द्वारा बसाया जाने के कारण। इंदौर का प्राचीन नाम, ये तो सीधे हैं, अब याद करने पड़ेंगे आपको, एक दो बार लिखना, बोलना, बताना तो आपको याद हो जाएगा। इंद्रपुर या फिर इंदूर? इंद्रपुर या फिर इंदूर? मैं सारे लिख दूंगा, बस आपको याद करने हैं। फिर अचेहरा, सतना का क्या नाम था? सतना का नाम था अचेहरा। रीवा का नाम था भथा। छतरपुर का नाम था, छतरपुर का नाम था, छतरपुर का नाम था छत्रपुर। खजुराहो का नाम था, खजुराहो का नाम था जेजाक भुक्ति। जेजाक भुक्ति, जेजाक भुक्ति चंदेल के नाम पर था। या खजूर वाहक, खजूर का व्यापार करने के कारण, ढोने वाला बोला जाता है वाहक को, तो खजूर का व्यापार करने के कारण यहाँ के लोगों को खजूर वाहक कहा गया था। ठीक है, इसके बाद आता है क्या सर? इसके बाद आपको मिलेगा सीहोर। सीहोर का प्राचीन नाम था निजामत ए मशरीफ। निजामत ए मशरीफ। ठीक है, सीहोर का नाम हो गया। विदिशा का नाम था, विदिशा का नाम था भेलसा बेसनगर दसाण। भेलसा बेसनगर दसाण, बेसनगर। भेलसा बेसनगर दसाण, विदिशा हो गया। मंदसौर, दशपुर नाम था इसका, दशपुर मंदसौर। सागर का नाम क्या था? एरण या फिर स्वभोग नगर? एरण या फिर स्वभोग नगर। बुरहानपुर का पहले नाम क्या था? खानदेश। खानदेश। मंदसौर हो गया दसपुर। और क्या बचा है? माहिष्मती महेश्वर। महेश्वर का पहले नाम था माहिष्मती। माहिष्मती। कटनी हो गया, मुड़वारा हाँ हो गया। हाँ। सोहागपुर शहडोल का पहले नाम क्या था? सोहागपुर का बिशपपुरी। दमोह का पहले नाम क्या था? टुंडीकर। टुंडीकर, ये लिखें आप। पांचालगढ़ किसका नाम था? पचमढ़ी का क्या नाम था? पांचालगढ़। मांडू का नाम क्या था? आदियाबाद या मांडवगढ़। मंडला का नाम क्या था? गढ़ा मंडला या गढ़ा कटंगा? गढ़ा मंडला या गढ़ा कटंगा।
गढ़ा मंडला या गढ़ा कटंगा। अनूप किसका नाम था? निमाड़ का प्राचीन नाम अनूप था। निमाड़ का प्राचीन नाम अनूप। निमाड़ का प्राचीन नाम अनूप था। उज्जैन का कापित्थ, उज्जैन का नाम था कापित्थ। अवंतिका उज्जैनी। शाहजहांपुर का क्या नाम था? शाहजहांपुर का नाम था शाहजहांपुर। शाहजहां के नाम पर इसका नामकरण किया गया था। ठीक है, इतने आप लिखो प्राचीन नाम। अब हम लिखेंगे शहर व उनके उपनाम। शहर व उनके उपनाम देखने वाले हैं हम आगे। शहर व उनके उपनाम। शहर व उनके उपनाम। सबसे पहले लिखेंगे हम मांडू। मांडू का उपनाम है परित्यक्त शहर या फिर सिटी ऑफ जॉय, खुशियों का शहर, सिटी ऑफ जॉय। बाकी प्राचीन नाम हम देख चुके हैं मांडू के, तो वो नहीं लिखूंगा यहां। बुरहानपुर का प्राचीन नाम हम देख चुके हैं, उपनाम देख रहे हैं तो गंजेड़ियों का स्वर्ग। इसके अलावा दक्कन की चाबी या प्रवेश द्वार बोल सकते हो आप। दक्कन की चाबी बुरहानपुर। इंदौर को क्या कहा जाता है? कपड़ों का शहर। अहिल्या नगरी वित्त राजधानी। खेल राजधानी। व्यावसायिक राजधानी। ये इंदौर को कहा जाता है। मिनी मुंबई और लिख लो, मिनी मुंबई। इलेक्ट्रॉनिक नगरी और लिखना हो तो आपकी इच्छा। सेव व सोना नगरी रतलाम। सेव व सोना नगरी। उज्जैन को क्या किस नाम से जाना जाता है? उज्जैन महाकाल नगरी। प्राचीन नाम हम इसके देख ही चुके हैं, सिर्फ हम उपनाम देखेंगे। पवित्र नगरी। मंदिरों का शहर। मध्य प्रदेश की प्रथम साइंस सिटी। मध्य प्रदेश की प्रथम साइंस सिटी। मध्य प्रदेश की प्रथम साइंस सिटी उज्जैन को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखते ही हैं कि बहुत सारी वेधशालाएं थीं और यहाँ खगोलविद भी बहुत सारे रहा करते थे। ठीक है, उज्जैन के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आपको फिर हम ले चलते हैं मालवा का कश्मीर नरसिंहगढ़। तो मैंने अभयारण्यों में भी बताया है,
नरसिंहगढ़ को क्या कहा जाता है? नरसिंहगढ़ ये राजगढ़ जिले वाला है, राजगढ़। मालवा का कश्मीर या कश्मीर मालवा। नरसिंहगढ़ राजगढ़ हो गया। पर्यटन नगरी शिवपुरी को कहा जाता है, तो शिवपुरी का उपनाम क्या है? पर्यटन नगरी। अमरकंटक को क्या कहा जाता है? अमरकंटक तीर्थराज। तीर्थराज अमरकंटक। जबलपुर संस्कारधानी, जबलपुर संस्कारधानी। ये आचार्य विनोबा भावे ने कहा था, जो भूदान आंदोलन से संबंधित थे, आचार्य विनोबा भावे। भूदान आंदोलन, ध्यान रखना, एक बार व्यापम ने पूछा था, ये भूदान आंदोलन से संबंधित है। और इसको संगमरमर नगरी भी कहते हैं, संगमरमर नगरी। कटनी को किस नाम से जाना जाता है? तो चूना नगरी, उपनाम है इसका चूना नगरी। पन्ना को किस नाम से जाना जाता है? तो हीरा नगरी और आंवला नगरी। बालाघाट को, बालाघाट क्या है? तांबा व मैग्नीज नगरी। सिंगरौली को कोयला नगरी व ऊर्जा राजधानी। खरगोन खंडवा को एक साथ कहा जाता है सुनहरे जिले। कपास उत्पादन के कारण इनको सुनहरे जिले कहा जाता है। खरगोन खंडवा सुनहरे जिले। निमाड़ का पेरिस बड़वानी, बड़वानी को क्या कहा जाता है? निमाड़ का पेरिस। खंडवा को क्या कहा जाता है सर? तो खंडवा को कहा जाता है पूर्वी निमाड़। खरगोन को क्या कहा जाता है? पश्चिमी निमाड़। याद करने पड़ेंगे, ये मैंने तो ये लिखवा दिए, ठीक है। पश्चिमी निमाड़। हाँ, मध्य प्रदेश का सिंगापुर भी आप लिख सकते हो, सिंगरौली को, जो शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि हम इसको सिंगापुर बनाएंगे, कुछ भी मतलब। चलिए, रीवा को सफेद शेरों की भूमि कहा जाता है। रीवा सफेद शेरों की नगरी। सफेद, श्रीनिवास तिवारी यहीं के हैं। सफेद शेर, रीवा का सफेद शेर, सफेद शेरों की नगरी। मध्य प्रदेश की संगीत नगरी क्या है? तो सतना का मैहर, जहां के उस्ताद अलाउद्दीन खां हैं। संगीत राजधानी बोल सकते हो आप, या संगीत नगरी मध्य प्रदेश की, तो मैहर है सतना। संगीत नगरी, संगीत नगरी मैहर सतना। शिल्प कला व स्थापत्य कला का तीर्थ खजुराहो को क्या कहते हैं? शिल्प कला व स्थापत्य कला का तीर्थ। शिल्प कला या स्थापत्य कला का तीर्थ। शिल्प कला व स्थापत्य कला का तीर्थ खजुराहो। पूर्व का जिब्राल्टर तानसेन नगरी। पूर्व का जिब्राल्टर तानसेन नगरी ग्वालियर।
भोपाल को क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश का नवाबों का शहर। झीलों की नगरी। भोपाल को मध्य प्रदेश में नवाबों का शहर कहते हैं और झीलों की नगरी कहा जाता है। पचमढ़ी, पचमढ़ी को क्या कहा जाता है सर? सतपुड़ा की रानी, पर्यटकों का स्वर्ग। सतपुड़ा की रानी व पर्यटकों का स्वर्ग। यहां पे मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा हिल स्थान है, वो है धूपगढ़। पचमढ़ी नर्मदापुरम में पड़ता है, आपको पता है। मुरैना को क्या कहा जाता है? भिंड मुरैना, बागियों का गढ़। बागियों का गढ़। ओरछा को क्या कहा जाता है? ओरछा को राम राजा नगरी कहा जाता है। राम राजा नगरी। सांची रायसेन को क्या कहा जाता है? बौद्ध नगरी। सांची को कहा जाता है बौद्ध नगरी। यह इसका भी एक और नाम हो चुका है, सोलर सिटी ऑफ एमपी। सोलर सिटी ऑफ एमपी का खिताब भी मिल चुका है इसको। सबसे ज्यादा सोलर प्लेट्स यहाँ पूरे सांची में लगा दी गई हैं। सोलर सिटी ऑफ एमपी सांची। हाँ, सरसों की नगरी, बिल्कुल मुरैना को और लिख लो, सरसों नगरी, ऐसा लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अब ये पता भी होगा वैसे आपको कि सबसे ज्यादा सरसों यहाँ होती है। चलिए, तो यहां पे हमने ये सारी चीजें कवर कर ली। अब इस सेशन को हम एंड करेंगे, उससे पहले सिवनी को और लिखो। मध्य प्रदेश का लखनऊ। रेशम उत्पादन के कारण सिवनी को मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है। मध्य प्रदेश का लखनऊ। आपसे कोई बोले क्यों, तो आप बोलना रेशम के उत्पादन के कारण मध्य प्रदेश का लखनऊ किसे कहा जाता है? सिवनी को कहा जाता है मध्य प्रदेश का लखनऊ। मध्य प्रदेश का लखनऊ कौन है? तो सिवनी है। चलिए, तो अब हम करते हैं इस सेशन को यहां पे एंड। मैंने आपके ये सारे कवर कर दिए, ठीक है। अगला टॉपिक होगा मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो पर्यटन है, उस पर्यटन को देखने वाले हैं हम। चाहे धार्मिक पर्यटन हो या नॉर्मल पर्यटन के क्षेत्र हो, है ना, वो सारी चीजें हम आप देखने वाले हैं अगले लेक्चर में। तो यहाँ पर मैंने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है आपके, आप अच्छे से पढ़ लेना, आपको इसमें सारी चीजें मिल जाएंगी। और ये तो एक प्राचीन, अभी दो अगर आप पेपर लगा रहे हो वाकई में, और लगाओ भैया, पेपर लगाने पड़ेंगे आपको। पुराने पेपर उठाओ, पता चलेगा कैसे आते हैं पेपर। इनमें से दो तो ये पूछे ही गए हैं अभी के अभी, बिल्कुल पुराने नहीं है कि पुराना, बिल्कुल एक तीसरा इंतजार कर रहा है। एमपीपीएससी प्री में पूछा गया था, ये भी पूछा गया है अभी। अब ईयर 21 थी 20 थी, ये तो मुझे इतना याद नहीं रहता, लेकिन हाँ ये इतना जरूर याद है कि भैया ये अभी वाले पेपरों में पूछा गया है, और मैंने सबसे पहले वही लिखे हैं। अगर किसी ने लगाए होंगे तो उनको पता होंगे कि बिल्कुल, और 100% इस पेज में से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है इन पेज में से। तो आप ध्यान रखना है, पिछली बार भी पढ़ाया तो बाहर नहीं गया, इस बार भी पढ़ाऊंगा तो भी बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि आप अब इससे ज्यादा क्या होगा, सब कुछ तो कवर कर दिया, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अगला लेक्चर, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।